अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करना है लेक्चर नंबर 12। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 कर लिए थे और अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने आज के लेक्चर में करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में है, वो हमसे पूछते हैं कि डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड। अच्छा, ये हमने एक इक्वेशन भी हमने ड्राइव की थी जिसको क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। किसी भी वेव की स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके दरमियान में आपस में जो रिलेशन है वो हमने बताना है। और साथ में राइट अ फार्मूला रिलेटिंग द स्पीड ऑफ अ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड लेंथ। ठीक है जनाब, हम लोगों ने इसमें क्या करना है, हमने फार्मूला साथ लिखना है कि वेव का स्पीड, टाइम पीरियड और वेवलेंथ का रिलेशन। ठीक है, ऊपर क्या है, स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। यहाँ पे स्पीड, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फर्क है। हमने जो ये दो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, वी नो दैट v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो जो छोटा से छोटा डिस्टेंस कवर हो रहा है, पाथ कवर हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद यूनिट टाइम के कितना टाइम के अंदर जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें बताया कि वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, डिस्टेंस है तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही लिख सकते हैं क्योंकि वो छोटा सा एक पाथ होता है। ये दो तो वेव्स होती है हमारी, हमने उनके दरमियान का जो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, ये छोटा सा तो ये पाथ होता है ये। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर डी की जगह पे वेवलेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, हम डी की जगह पे वेवलेंथ लिख सकते हैं। और फर्ज कर लेते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसने यहाँ पे हमें कहा हुआ है ना यूनिट टाइम। वैसे तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि एक सेकंड के अंदर अंदर जितने नंबर ऑफ साइकिल्स वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, ये भी तो एक यूनिट टाइम है, एक फिक्स टाइम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसको भी कह देते हैं टाइम पीरियड। हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं, इसकी जगह देखें, इसकी जगह पे डी की जगह हमने लिखा वेवलेंथ, टी की जगह लिखा हमने टाइम पीरियड। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, वेवलेंथ को अगर हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो ये 1/t बन जाएगा। क्यों, वेवलेंथ को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 1/t। अब ये जो 1/t है, हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हमारे पास होते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट रिलेशन जो उन्होंने हमसे पूछा था कि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। वैसे तो ये हमारा ही निकला हुआ भी था, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। लेकिन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये इक्वेशन बनी थी। अब क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं ना, इसलिए मैं इसी के अंदर से नहीं ले सकती कि भाई ठीक है ये हमने ये प्रूफ कर दिया, आगे हमने ये प्रूफ कर दिया। हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, तो मैंने दोबारा से वो इक्वेशन ली, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। टाइम पीरियड t जो है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल है किसका, फ्रिक्वेंसी का, और फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो है वो टाइम पीरियड है। तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/f। अगर यहाँ पे 1/f होता तो हम डायरेक्ट t लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे f है तो इट्स मीन हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, जो हम लोग पीछे अभी अभी सॉल्व करके आए हैं इसी लेक्चर में, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की जगह पर मैं वैल्यू लगा रही हूँ 1/t, और जो लेमडा है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास ये क्या निकल आया, ये रिलेशन निकल आया फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड का। पहला रिलेशन ये निकल आया था और दूसरा हमारे पास ये निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वेव्स आर द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। हमें बताया वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करता।
इस लाइन को हमने जस्टिफाई करना है कि ये कैसे सही है, और हमने कैसे जस्टिफाई करना है, हमने एक क्या एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग वेव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। क्यों कि वेव जब हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, क्योंकि वेव जो है वो कैरियर ऑफ एनर्जी है। वेव जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। ये स्मॉल डिस्टेंस पे भी कवर करती है और ये लार्ज डिस्टेंस को भी कवर कर लेती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। ठीक है, एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। किसके जरिए? वेव्स के जरिए। अब इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। व्हेन वी शेक द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन, एक स्ट्रिंग है उसको हमने क्या किया, हमने उसको अप एंड डाउन हिलाना शुरू कर दिया। वी प्रोवाइड और मस्कुलर एनर्जी, हमारी जो ये मसल्स की जो एनर्जी है वो हमने किसको दी? वो हमने स्ट्रिंग को दी। और हमने जो है उसको दी तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको वाइब्रेट करवाना शुरू किया हमने। हमारी जो एनर्जी थी वो स्ट्रिंग में गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन। क्या हमें फिर उसके रिजल्ट में क्या नजर आया कि हमें जो है स्ट्रिंग के अंदर वेव्स बनती हुई नजर आई। ठीक है, और साथ में हमें मोशन फील हुआ, मतलब मोशन नजर आई कि वो जो ऐसे ऐसे जो है वो स्ट्रिंग जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, वाइब्रेट की मोशन कर रही है ना। These particles then transfer their energy to the adjacent particle in the string. अब हमारे मसल्स से जो है वो एनर्जी गई इधर, इसमें, यहाँ से उससे नेक्स्ट पार्टिकल में, फिर उससे नेक्स्ट पार्टिकल में, उससे नेक्स्ट पार्टिकल में। वो जो एनर्जी है वो नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसफर होती 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 वो मूव करना मतलब आगे जाना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, एनर्जी ही मूव कर रही है ना, एनर्जी ही आगे जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। हमारे मसल्स में से इसमें आई, फिर इसे नेक्स्ट पार्टिकल में गई, उससे नेक्स्ट पार्टिकल में गई, उससे नेक्स्ट पार्टिकल में गई, और ये ट्रांसफर होती चली गई और फाइनली लास्ट पर आ गई। ओके, एनर्जी इज thus transferred from one place to the medium to the other in the form of wave. कि एनर्जी जो है वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो गई है, किस वेव में? इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ओके, ये थोड़ा सा जो है लेंथी क्वेश्चन है कि इसमें आपने जो है रिफ्लेक्शन का भी बताना है, रिफ्रैक्शन का भी बताना है और डायफ्रैक्शन का भी बताना है। इसको हम लोग बड़ा डीपली पढ़कर आए हैं, मुश्किल नहीं है। चलो थोड़ा थोड़ा सा इनका डिफरेंस है आपस में। ठीक है, डेफिनेशन है व्हेन वेव मूव। अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्या था कि वेव जो है वो ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन में मूव कर रही थी आगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन में जा रही थी। हमने क्या किया था, यहाँ पर जो है एक स्लिट रख दी थी। अब जब ये वेव्स यहाँ पर आई थी, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते 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 इधर आए थे, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गए थे, वो सेकंड मीडियम में नहीं गए थे। सेकंड, ये है फर्स्ट मीडियम, ये जो वाटर है ये फर्स्ट मीडियम है। फर्स्ट मीडियम में ही वेव जो है वो मूव कर रही थी और सेकंड मीडियम के सरफेस पर जाके टकराई, और टकरा कर वो सेकंड मीडियम में नहीं गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई। और इसमें क्या था कि जब हमने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया था तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। When wave moving in one medium fall on the surface of another medium. वेव जो है मूव कर रही थी एक मीडियम में और वो जाके दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराई, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में वापस आ गई थी। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से जाके टकराई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई थी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। सेकेंड इसका, अच्छा इसका एक्सपेरिमेंट भी है, हाँ जी इसका एक्सपेरिमेंट भी है। प्लेस अब इन्होंने, हाँ जी इन्होंने कहा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है। तो एक्सप्लेनेशन जो थी, प्लेस अ बार इन रिपल टैंक, एक बार हमने रखी थी रिपल टैंक के अंदर। उसमें क्या था कि जो वाटर वेव्स थी वो मूव कर रही थी, हमने उसके रास्ते में ऐसे एक बार रख दी थी, एंड द रिपल वेव्स विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द बार। वो क्या हुआ, उससे टकरा कर वापस आ गई। If the bar is placed at an angle to the incident wave, can be seen to obey the law of reflection. Law of reflection क्या है कि angle of incident is equal to the angle of reflection.
ठीक है, उसके बाद हमारा है सेकंड पॉइंट इसी क्वेश्चन का, रिफ्रैक्शन। पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन और अब है रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्या था कि जो हमने बाहर रखी थी उससे वेव्स टकराकर वापस आ गई थी, यानी कि फर्स्ट मीडियम से वो आगे सेकंड मीडियम में नहीं गई थी। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो वेव्स हैं वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में चली जाती हैं, और साथ में क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उनकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चेंज हो जाता है। When wave from one medium enter on the second medium, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब दाखिल होंगी तो क्या होगा, देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में चेंज, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज इन अ रिपल टैंक, कि हमने क्या किया था, हमने एक ब्लॉक रखा था जिसके ऊपर यहाँ थोड़ा सा वाटर था, बाकी सारा यहाँ पे जो है ये डीप वाटर था, ये उसके अंदर ही था, रिपल टैंक के अंदर। ठीक है, यहाँ से जो है ये वाटर था सारा, ये ऊपर थोड़ा सा इस ब्लॉक के ऊपर वाटर था। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर। तो क्या हुआ था कि जो वेव्स हैं, अब ये वाला था फर्स्ट मीडियम, जो डेप्थ ज्यादा गहराई में वाटर था, जो शैलो वाटर था कम कम था, वो था सेकंड मीडियम। तो जो वेव्स हैं वो यहाँ इसके एज से टकराई। ठीक है, इसके एज से टकराने के बाद सेकंड मीडियम में चलेगी। अब यहाँ से देखिए हम, डायरेक्शन चेंज होगी ना, कि ऐसे और ऐसे सेकंड मीडियम में एंटर हो गई, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई। तो चेंजेस क्या क्या है इसके अंदर, एक तो स्पीड चेंज हुई, वेवलेंथ चेंज हुई। ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव इन वाटर डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। किस चीज पे डिपेंड करती है, कि वाटर की गहराई पे। स्पीड ऑफ वेव स्पीड ऑफ वेव इज लेस इन शैलो वाटर देन इट्स डेप्थ वाटर। ठीक है, स्पीड जो है वो शैलो वाटर में कम है एज कंपेयर टू डेप्थ वाटर में। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द वेव डिक्रीज व्हेन दे एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। तो क्या होगा कि जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी जब वो शैलो वाटर में जाएगा। थर्ड वन इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही आ जाते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर अराउंड द शार्प एजेस। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, दो स्लिट्स रखे थे, दरमियान में हमने कितना डिस्टेंस छोड़ा था, जितना कि दो ये वेव जो है ना, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है इनके दरमियान के जो वो जो वेवलेंथ है, कितनी वेवलेंथ है, अगर 1 मीटर है तो हमने 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा था, 2 मीटर है तो 2 मीटर का हमने छोड़ा था। ठीक है, अब इसमें से जो वेव्स पास कर रही थी और पास करने के बाद क्या होता है, यहाँ एजेस से टकराई थी और टकराने के बाद जो है वो हर तरफ ऐसे फैल गई थी। ठीक है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर अराउंड द शार्प एजेस ऑफ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। के इन एजेस से टकराने के बाद क्या हो गई थी, वो फैल गई थी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, जनरेट स्ट्रेट वेव इन अ रिपल टैंक and place two obstacle in line in such a way that the separation between them is equal to the wavelength। जो भी मैं आपको बता के आई हूँ कि दोनों जो स्लिट्स हैं वो हमने कैसे रखे थे, उनके दरमियान का डिस्प्लेसमेंट कितना था, जितना जितनी की एक वेवलेंथ है। फिर जो वेव्स हैं उसमें से पास हुई थी और उसके एजेस से टकरा कर वो क्या हुई थी, वो चारों तरफ हर तरफ फैल गई थी, वो बेंड हो गई थी। Diffraction through small slit by using small slit। After passing through a small slit between the two obstacle, ये जो दो ऑब्स्टेकल रखे थे इनके दरमियान में से जो वेव पास होती है, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कल। ये जो भी पीछे सर्कल बनाया है हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं और सेमी सर्कल पैटर्न देती हैं हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव can only be observed clearly if the size of the obstacle is comparable with the wavelength। सिर्फ हमें ये डायफ्रैक्शन तब नजर आएगा
अगर दोनों ऑब्स्टेकल के दरमियान का जो फासला है वो वेवलेंथ के इक्वल हो, अगर बड़ा होगा तो फिर हमें क्लियरली नजर नहीं आएगा। डिफ्रैक्शन थ्रू अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो क्या होगा, फिर बहुत ही स्मॉल छोटा सा डिफ्रैक्शन हमें नजर आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर कि ये देखें, ये अगर ज्यादा यहाँ से ये थोड़ा सा जो है ये सिर्फ होगा ऐसे थोड़ा सा, और बाकी फिर ये सीधा हो जाएगा, और ये थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा जो बेंड होगा उसके बाद फिर सीधा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, मतलब ये बहुत छोटा सा डिफ्रैक्शन होगा, तो उसका हमें फायदा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, डज इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव आल्सो इंक्रीज, अगर वेव की वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं तो क्या फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, अगर नहीं तो फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है। वो कह रहा है कि नहीं, अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज नहीं होगी। नो, वेवलेंथ डज नॉट इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव बिकॉज फ्रिक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सोर्स विच प्रोड्यूस, फ्रिक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है, उस सोर्स पे जिस सोर्स से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्रिक्वेंसी उस चीज पे डिपेंड करती है। बट द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड, वेवलेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है, वो एरिया पे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। दोनों जो है वो अलग अलग चीजें हैं। फ्रिक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है जिससे वेवलेंथ पर वेव प्रोड्यूस हो रही है, और वेवलेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इनका रिलेशन देख लेते हैं। जनरली फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड रिलेटेड टू ईच अदर इनवर्सली बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इनवर्स क्या है, ठीक है, इनका इनवर्सली रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। इनवर्स है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। जाहिर बात है कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो फिर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्वेंसी ये जो है वेवलेंथ कितनी 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वेवलेंथ अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये देखें, अगर ये वेवलेंथ बढ़ जाता है, इतना है, तो फ्रिक्वेंसी कम है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर फिर कम एक वेव बन गई। लेकिन यही अगर ऐसे है, छोटी छोटी सी वेवलेंथ है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी, तो क्या होगा, 1 सेकेंड के अंदर अंदर 3-4 वेव जो है वो बन जाएंगी। इसमें ये दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Hence, from this equation, we conclude that when frequency of the wave increase, then their wavelength is decrease. कि wavelength decrease होगी तो frequency जो है वो increase हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।